जय हिंद साथियों, मैं कीर्ति कुमार आप सभी का कीर्ति कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज व्यवस्था एवं हमारा संविधान। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा जो संविधान है उसकी प्रकृति किस तरीके की है, संविधान कैसे बना, किस तरीके से बना और बनने से पहले किन किन चरणों से होकर गुजरा। इसके साथ साथ आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें लिखा होता है भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान। तो हम आज राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम अभी 2 से 3 वीडियो हिस्ट्री के लेके आए थे और हम उसमें हिस्ट्री पूरा पढ़ाएंगे और कोशिश रहेगी कि हम ये भी पूरा तैयार करें। इसके साथ साथ हमारे इस चैनल पर पैट का बैच फ्री चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आपको PDF मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल कीर्ति कैंपस एवं एक एप्लीकेशन कीर्ति कैंपस से भी जुड़ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी समझने से पहले हम ये जानेंगे कि शासन क्या है। जिस तरीके से किसी भी देश, किसी भी समाज को संचालित किया जाता है उसे शासन कहते हैं। आज की जो प्रचलित पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे, वो है शासन के प्रकार। तो शासन के विभिन्न प्रकार हैं, वो उनमें से एक है तानाशाही। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे डिक्टेटरशिप। क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। इसमें मित्रों क्या होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा पूरे देश या समाज को अपने अंडर कर लिया जाता है, अपने अधीन कर लिया जाता है। पूरी शासन व्यवस्था उस एक व्यक्ति के अधीन होती है, उस व्यवस्था को हम तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो तानाशाही व्यवस्था है वो मित्रों कहाँ है? उत्तर कोरिया। ये दक्षिण कोरिया के बगल में है, एशिया में स्थित है। उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किम जोंग उन इसका शासन है। आपने इसका फोटो देखा होगा, एक बेतरतीब से बाल कटे हुए होते हैं, एक अजीब ढंग का, किसी की बात को न सुनने वाला, वह है तानाशाह। तो तानाशाही व्यवस्था क्लियर। डिक्टेटरशिप, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी देश या समाज को अपने कंट्रोल में कर लेना, वो व्यवस्था कहलाती है तानाशाही। अब कुछ अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक है राजतंत्र या मोनेरिकी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है, राज प्लस तंत्र। इसमें राजा का सिस्टम होता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है, राजा जैसा चाहे जो चाहे वही उसका नियम कानून माना जाता है। वर्तमान की बात करें तो बहुत सारे अरब कंट्रीज, खाड़ी के देश भी इन्हें कहते हैं, इसके साथ साथ कुछ हद तक यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड, वहाँ पर भी ये अलग तरीके की व्यवस्था है। इसके बारे में आगे हम बताएंगे। कुछ अफ्रीकी देशों में भी ये राजतंत्र कायम है। अभी कुछ समय पहले हमने नेपाल में भी राजतंत्र देखा, भूटान में भी देखा। भूटान में क्या था, भूटान का जो नरेश था, युवराज जब राजा बना, वो भारत से बहुत प्रभावित था। जिंगमे थेन्याल वांगचुक, ये भूटान के राजा का नाम था। इसने स्वेच्छा से अपनी गद्दी त्याग दी और अपने देश में लोकतंत्र कायम किया। तो राजतंत्र क्लियर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि राजतंत्र और फिर तानाशाही में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर वंश के आधार पर माना जाता है। तानाशाही में हम ये श्योर नहीं कह सकते कि उसका पुत्र तानाशाह बनेगा, लेकिन राजतंत्र में जनरली राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और यहाँ अक्सर ऐसा हुआ कि एक सिस्टम के द्वारा, कैबिनेट सिस्टम के द्वारा देश के शासन को संचालित किया गया। अब हम जानते हैं, आइए बढ़ते हैं साम्यवाद की तरफ। कम्युनिस्ट, इसके जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। साम्यवाद की यदि हम बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्शन नहीं होता, इसमें कुछ लोगों के समूह के द्वारा देश के शासन को संचालित किया जाता है
और यहाँ जिस तरीके से हमारे भारत में इलेक्शन होता है उस तरीके से यहाँ इलेक्शन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल वर्तमान में चाइना है, कुछ समय पहले रूस में भी ये व्यवस्था लागू थी। तो साम्यवाद कहाँ पर है? चीन में। चीन में जैसा हमारा यहाँ आपको मौलिक अधिकार मिले हैं उस तरीके से कोई भी अधिकार चीन के लोगों को प्राप्त नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साम्यवाद क्लियर? आगे बढ़े। अब है गणतंत्र या रिपब्लिक। अब इन दोनों में देख रहे होंगे, एक तो गणतंत्र और एक लोकतंत्र। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि गण माने भी लोग और लोक माने भी लोग, लेकिन है क्या, इसे कहते हैं रिपब्लिक और ये डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जब देश के प्रमुख का चुनाव हो, जनता के द्वारा देश का प्रमुख चुना जाए, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। क्लियर? इसके साथ जब शासन के प्रमुख का चुनाव हो जनता के द्वारा, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से हो, तब उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। दोनों में अंतर क्लियर? कि जब देश का प्रमुख जनता के द्वारा किसी भी पद्धति से चुना जाए तब उसे हम कहते हैं गणतंत्र या रिपब्लिक। इसके साथ जब शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाए तब उसे कहा जाता है लोकतंत्र। यदि हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया, भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ये हमने प्रियम्बल में पढ़ा कि भारत गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ शासन के प्रमुख को पीएम कहते हैं और देश के प्रमुख को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं, और दोनों ही पद जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इतना क्लियर? अब हम ब्रिटेन की बात करें। ब्रिटेन में शासन का जो प्रमुख है उसे पीएम कहते हैं, और पीएम जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ब्रिटेन में ये व्यवस्था कायम है। क्लियर? अब ब्रिटेन की अगर हम देश के प्रमुख की बात करें तो इसके देश का जो प्रमुख होता है मित्रों, उसे सम्राट या सम्राज्ञी कहते हैं, और यह सम्राट या सम्राज्ञी जनता के द्वारा चुना हुआ ना होकर यह वंशानुगत होता है, और इसी वजह से इसे यहाँ पर राजतंत्र में भी शामिल कर लिया जाता है। तो ब्रिटेन में क्या हुआ मित्रों? ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। क्लियर इतना? ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है? ब्रिटेन में केवल लोकतंत्र है और वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। हमारे भारत की बात करें तो भारत में दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। इतना क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। और हाँ, इसके साथ साथ यदि आप बेहतर से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो एक नोटबुक अपने साथ रखिए, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके साथ आने वाले वीडियो देखे, तो सिविल लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, और ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पे वाद आया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर किसके आधार पर है? इन दोनों में अंतर मित्रों किया जाता है वंश के आधार पर। किसके आधार पर? आंसर होगा वंश के आधार पर। कैसे? राजतंत्र में जो भी व्यवस्था होगी वह सारी व्यवस्था वंशानुगत होगी। अकबर ने कभी वहाँ की आम जनता से नहीं पूछा कि हम किसको राजा बनाएं, जिसको उसने चाहा उसको राजा बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ओके, यहाँ पर कुछ भी वंशानुगत नहीं होता। या हम कह नहीं सकते कि पीएम का पुत्र पीएम बनेगा या सीएम का पुत्र सीएम बनेगा। ये जिसको हमने चाहा, जिसको आम पब्लिक ने चाहा, वही यहाँ का सर्वेसर्वा बनेगा। तो क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में।
आज का जो हमारा वीडियो है ये पूरी पॉलिटी का बेस है, पूरी पॉलिटी का सार है। डेमोक्रेसी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे मित्रों? तब आंसर होगा डेमोक्रेसी। और ये जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड डेमो और क्रेशिया से मिलके बना है। डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है तंत्र या शासन। तो इस तरीके से लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन, लोगों का सिस्टम, लोगों का तंत्र ही क्या कहलाया? लोकतंत्र कहलाया। इतना क्लियर? पूरे विश्व स्तर की यदि हम बात करें तो लगभग हर जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। एक आपसे क्वेश्चन आप कमेंट में लिख के भेजिए कि विश्व का पहला गणतंत्र किसको माना जाता है? और ये हमारे इस ऑप्शन में थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे, इसका आंसर भारत में है। और भारत में भी आपको कहाँ जाना होगा? आपको प्राचीन इतिहास में जाना होगा। और प्राचीन इतिहास में भी थोड़ा सा बता दे रहे, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का कोई एक, अब यहीं पर आंसर है, आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर क्या है कि फिर क्या हुआ? लगभग हर जगह राजतंत्र कायम हुआ। फिर लोकतंत्र आया कैसे? लोकतंत्र का उदय कहाँ से माना जाता है? तो मित्रों लोकतंत्र का उदय जो माना जाता है वो फ्रांस से माना जाता है। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस में हुआ क्या? फ्रांस में एक राजा थे लुई 14वां। लुई 14वां के समय में एक सिद्धांत प्रचलित हुआ, वो था मित्रों राजत्व का दैवीय सिद्धांत। और इस राजत्व के दैवीय सिद्धांत में यह था कि राजा ईश्वर की संतान है। जो राजा कह देगा वह वेद वाक्य माना जाएगा। राजा जो कुछ भी कह रहा है वह ईश्वर का वचन माना जाएगा और अतः इसे आपको मानना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं, मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ मित्रों? राजा पूरी तरह निरंकुश हो गया। राजा कैसा हो गया? राजा निरंकुश हो गया। इसके बाद एक राजा आया कौन? लुई 16वां। अब लुई 16वां की बात करें तो इसका काल 1774 से 1793 ईस्वी था। यह अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अयोग्य शासक था, भोग विलास में डूबा रहता था, जनता की तरफ इसका कोई भी ध्यान नहीं था। इसी समय क्या हुआ? फ्रांस में अकाल पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, लोग भूखों मरने लगे, परेशान हो गए। और वहाँ उच्च वर्ग, पादरी वर्ग, नौकरशाही तंत्र, इनका दबाव, इनका प्रेशर जनता के ऊपर बढ़ने लगा। जनता परेशान होने लगी। जब जनता हताश होने हो गई और उसी समय क्या हुआ? महाराजा लुई 16वां और इनकी महारानी मैरी एंटोनियो, इनकी सवारी निकल रही थी। घोड़े पर ये सवार होकर, घोड़े पर सवार, ये इनकी सवारी जब रथ पर निकल रही थी तो भूखी प्यासी नंगी जनता इनके पीछे दौड़ पड़ी और वो मांग करने लगी, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। महारानी की अदूरदर्शिता, महारानी साहिबा कहती हैं कि यदि इनके पास रोटी नहीं है तो ये ब्रेड खा लें। अब महारानी को ये नहीं पता था कि यदि गेहूं नहीं होगा तो कहाँ से आएगा ब्रेड और कहाँ से आएगी रोटी। इससे ये हुआ जनता के मन में असंतोष बढ़ने लगा। तो इतना क्लियर? आगे भी बता रहे, जनता के मन में जब असंतोष बढ़ता चला जा रहा था तो हुआ क्या? अब यहाँ पर यह हुआ, इसी समय कुछ दार्शनिकों का उदय हुआ। दार्शनिक या फिलोसफर किसे कहते हैं? जो अपने विचारों से समाज को परिवर्तित कर दे, जो अपने विचारों से पूरे समाज को बदल दे, उसे कहा जाता है दार्शनिक। और इसमें जिन महान दार्शनिकों ने भूमिका निभाई वो एक थे मॉन्टेस्क्यू। इनकी जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, क्या थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने इसमें बताया कि जनता अभाव में है, जनता को मैसेज दिया, जनता को प्रेरित किया। इसके साथ साथ वोल्टेयर,
और एक महान दार्शनिक रूसो, इन्होंने जनता को प्रेरित किया, जनता को मैसेज दिया। रूसो ने एक ग्रंथ लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने बताया कि जनता गुलामों की तरह जीवन जी रही है, जनता को कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जनता के अधिकारों की मांग की। इसके साथ साथ इन्होंने एक नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन्होंने क्या नारा दिया कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। और फिर इनके विचारों से क्या हुआ मित्रों, फ्रांस में फ्रांस की जनता ने राजा के विरुद्ध एक क्रांति की और उसे कहा गया फ्रांसीसी क्रांति। कब? 1789। तो आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ओके, इस फ्रांसीसी क्रांति का जनक कौन? रूसो। फ्रांसीसी क्रांति का नारा बन गया मित्रों स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। क्या बन गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा बन गया और इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस की जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा को बचने के लिए राजा ने उस समय जो उसका सबसे बेहतरीन और मजबूत दुर्ग था, किला था, बास्तील का दुर्ग, उसमें वो छुप गया। लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। जनता ने क्या किया? बास्तील के दुर्ग को तोड़ दिया और राजा और उसके परिवार को पकड़ लिया और चौराहे पर फांसी दे दी। फांसी देने के बाद फ्रांस में लोकतंत्र कायम हुआ और इस तरह से अब यहाँ पर पूरे विश्व में ये विचारधारा फैलने लगी और विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र कायम हुआ। आज तक की सबसे बेहतरीन व्यवस्था जो है वह यही है, लोकतंत्र। ओके, अब यहाँ से मित्रों क्वेश्चन कैसे आए? लोकतंत्र का उदय किस क्रांति से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति का जनक कौन? रूसो। रूसो ने जो ग्रंथ लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ओके, फ्रांसीसी क्रांति किस राजा के काल में हुई? तो तब आंसर होगा लुई 16वें के काल में हुई। क्लियर? बिल्कुल। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट का आंसर देने को। इतना क्लियर? अब थोड़ा सा पीपीटी फॉर्मेट में इसके बारे में हम आपको पूरा बता ही चुके हैं। यहाँ एक और स्पेशल बात, ये तो हो ही गया कि रूसो, फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जब कभी फुर्सत मिले या पढ़ने में मन कम लगे तो उस समय आप अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ लेना। ये अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने जीवन से कभी ना कभी हताश हुए हों, कभी ना कभी परेशान हुए हों। यदि ऐसा कभी भी हुआ, एक बार भी हुआ, तो आप अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ लेना है। थोड़ा सा बता रहे, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर हारता रहा लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि कहा गया है हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में कि मन के हारे हार और मन के हारे जीत, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो अब्राहम लिंकन कई बार हारा लेकिन वो अपने मन से नहीं हारा। हर चुनाव हारा, सब कुछ फ्लॉप हो गया, लेकिन लड़ता रहा और अपने लोगों के लिए काम करता रहा। और अंततः एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति का और उसमें भी वो हार गया और उसने फाइनली एक चुनाव लड़ा, वो था राष्ट्रपति का चुनाव, और उस एक चुनाव में वो जीत गया और पूरे अमेरिका के इतिहास को बदल के रख दिया। तो अब्राहम लिंकन हमने शॉर्ट में बताया, आप लोग कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोयला जलाकर पढ़ाई की और हम लोग और नो लाइट नहीं आ रही, बड़ी गर्मी है ना, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने एक नारा दिया अमेरिका के गेट्सबर्ग में 1863 में। वो फेमस नारा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। कब दिया ये मित्रों नारा? 1863 में। कहां पर? अमेरिका के गेट्सबर्ग। कि लोकतंत्र किसका है?
पूरी तरह जनता का है। और किसके द्वारा होगा? तो जनता के द्वारा होगा। किसके लिए होगा? तो जनता के लिए होगा। ओके, और ये शासन तो है ही है। लोकतंत्र का आधार है मित्रों एक व्यक्ति एक वोट, अर्थात एक व्यक्ति एक एक वोट करके किसी की भी सरकार को बना सकता है, किसी की भी सरकार को हटा सकता है। आप इसका उदाहरण किसी भी स्टेट या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक एक वोट करके किसी को भी हटा सकता है, किसी को भी दोबारा से बना सकता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इसका आपको पीडीएफ पूरी तरह मिल जाएगा। ओके, अब यदि हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र कितने प्रकार का है? लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या परोक्ष। इसे कहते हैं डायरेक्ट और इसे इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है? हम जिसे चुने वही हमारा सर्वे सर्वा हो, तब यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमने किसी को चुना, फिर किसी व्यक्ति ने किसी और को चुना, ये कैसा लोकतंत्र है? ये इनडायरेक्ट लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं रहा। पूरे विश्व स्तर की यदि हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमें देखने को आज मिलता है, अन्यथा पूरे विश्व में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत में यह केवल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज में हमें देखने को मिलता है। अभी हमने देखा ग्राम प्रधान के चुनाव हमने डायरेक्ट चुना, तो ये कैसा है? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों क्लियर हो गया। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का भारत में उदाहरण कौन सा है? स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत के चुनाव। ओके, अब लोकतंत्र की प्रकृति। नंबर 1 राजनैतिक लोकतंत्र, नंबर 2 सामाजिक लोकतंत्र, नंबर 3 आर्थिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, तब वहां पर कौन सा लोकतंत्र है? तब वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र है। ओके, क्लियर है ना? समाज में सामाजिक दृष्टि से, जैसे जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान, निवास स्थान, सामाजिक किसी भी स्तर से यदि बराबरी है तब वहां पर सामाजिक लोकतंत्र है। आर्थिक, हर व्यक्ति को संपूर्ण सुविधाएं मिले, आर्थिक सुविधाएं, जैसे हर पेट को भर पेट भोजन मिले, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी हों, तब वहां पर आर्थिक लोकतंत्र है। इतना क्लियर? आज की डेट की बात करें हम 2021 में, तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा नहीं है? 10 सेकंड आप सोच लो। राजनीतिक लोकतंत्र जैसे ही हम आजाद हो गए हमें मिल गया पूरी तरह। क्लियर है ना इतना? सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र अभी हमें पूरी तरह प्राप्त नहीं है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे सामाजिक और आर्थिक के लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है और हमारे यहाँ जन जन एक जागरण चलाया जा रहा है कि लगभग हम समान हो। फिर भी 1947 से लेकर और उससे पहले से लेकर आज तक हमने इन दोनों को भी बहुत हद तक प्राप्त कर लिया, और यदि आप लोगों का साथ रहा तो हम इसे भी प्राप्त पूरी तरह कर लेंगे। ओके, क्लियर है ना? इतना समझ में आ गया होगा? संविधान, देखो हमने थोड़ा सा रुक के बोला। संविधान किसे कहते हैं? संविधान ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? तो आंसर होगा संविधान। किसे कहते हैं संविधान? कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है? नियम और कानूनों का संग्रह, नियम और कानून का
संग्रह क्या कहलाया मित्रों? तो संविधान कहलाया। क्लियर है ना? किसी भी देश का सर्वोच्च कानून या सर्वोच्च विधि कौन होता है? संविधान होता है। हमारे देश में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान से परे कुछ भी नहीं है। तो संविधान थोड़ा सा अगर छोटे से शब्दों में बात करें तो किसे कहते हैं? नियम और कानून। जिस तरह से जैसे हमारा समाज, हमारा परिवार बिना नियम और कानून के नहीं चलता, उसी तरह से देश भी बिना नियम और कानून के नहीं चलता। तो जो नियम और कानून होते हैं उनका संग्रह क्या कहलाया मित्रों? तब आंसर होगा संविधान कहलाया। इतना क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब संविधान कितने प्रकार का है? उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का है, एक विकसित और एक निर्मित। जिस देश का संविधान नियमों, प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित हो और जिसका विकास शनय शनय धीरे धीरे हुआ हो, रूढ़ियों पर आधारित हो, वह संविधान कहलाता है विकसित संविधान। क्लियर? जिस देश का संविधान संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है उसे कहा जाता है निर्मित संविधान। ओके? विकसित संविधान के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटेन निर्मित संविधान, यूएसए, फ्रांस, भारत आदि। इतना क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। विकसित संविधान आप ध्यान कैसे रखेंगे? विकास, जिसका शनय शनय विकास हुआ हो, निर्मित निर्माण किया गया हो, लिखावट के आधार पर। एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। जिस देश का संविधान संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा लिखा गया हो, जिस देश का मैक्सिमम संविधान लिखा हो, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। क्लियर है ना? जैसे भारत, यूएसए, फ्रांस आदि। अलिखित संविधान, जिस देश के संविधान का अधिकांश पोर्शन अलिखित हो और जनरली ये नियम, प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं। कैसे? कोई भी हमारी परंपरा कभी भी बदल सकती है, धीरे धीरे बदल सकती है। परंपराएं और जो रूढ़ियाँ, प्रथाएं वो लिखी नहीं जा सकती, तो वो कैसी होती हैं? वो अलिखित होती हैं। तो वो अलिखित संविधान हो गया। जैसे ब्रिटेन का संविधान। इतना क्लियर है ना? जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन? चेक गणराज्य, अमेरिका, भारत और जापान। आपको ध्यान रखना होगा। ओके? और अलिखित की बात करें ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। ये हम अब सऊदी अरब के बारे में आपको स्पेशल हम आईपीसी में बताएंगे। वहाँ सऊदी अरब में तो ये था कि आंख के बदले, समझिए क्या हो गए? आंख, कान के बदले कान। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने किसी को आंख तो उसने भी, ऐसा नहीं है। निकालने से संबंधित आप लोग गलत समझ रहे होंगे। अब एक और बात, क्या यहाँ पूरा संविधान अलिखित है? तो ना, कुछ अलिखित है और थोड़ा सा लिखा हुआ है। इतना क्लियर? आपको इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना होगा। अभी ये पिछले लास्ट ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि निम्न में से अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा है? अब आपको ध्यान रखना होगा। जनरली क्लियर है ना? इतना बिल्कुल। अब एक और तरीका, नम्य और अनम्य, इस तरीके से भी डिवाइड है कि नम्य या लचीला, जिस देश के संविधान को आसानी से बदला जा सके, या हम यूं कहें कि आधे से एक के द्वारा, मतलब सामान्य बहुमत से जिस देश के संविधान को बदला जा सके, उसे हम कहते हैं नम्य। इसमें एग्जाम्पल मित्रों क्या होगा? ब्रिटेन। ओके? जिस देश का संविधान आसानी से ना बदला जा सके उसे हम अनम्य या कठोर कहते हैं, और ये सामान्यतः 2/3 बहुमत से बदला जाता है। ओके? यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आप कहेंगे कि भारत कहाँ है? तो भारत कॉम्बो है। भारत में दोनों ही विशेषता हैं। ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत का संविधान या भारत में क्या क्या स्पेशल क्लासिफिकेशन है। इतना क्लियर? अब एक और अंतर, वो ये है परिसंघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। यहाँ एक बात और है, हो सकता है परिसंघीय प्रणाली आ जाए, परिसंघीय व्यवस्था आ जाए, एकात्मक व्यवस्था आ जाए, दोनों ही आप समझ लेना। परिसंघीय में क्या होता है कि जब नियम और कानून और शक्तियां
जब शक्तियों का बिखराव हो, और कोशिश आप यही करें कि आप अपने शब्दों में तैयार करें, जब शक्तियां विभाजित हो जाएं केंद्र और राज्यों में, तब उसे हम कहते हैं परिसंघीय व्यवस्था। क्लियर है ना? जब शक्तियां एक ही केंद्र में हों, और शक्तियां जब एक केंद्र में समाहित हो जाएं, तब उसे हम कहते हैं कौन सा संविधान? एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक संविधान। अब आप ध्यान कैसे रखेंगे कि एक में है तो एक, और एक क्या है? केंद्र। कि जब सारी शक्तियां केंद्र में समाहित हो जाएं तो एकात्मक संविधान। और परिसंघ, परिसंघ बना संघ से, फेडरल व्यवस्था, उसमें क्या होता है? शक्तियों का बिखराव या विभाजन होता है अलग अलग। और इसका एग्जाम्पल है मित्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो हमारा इस वीडियो को शेयर आप अवश्य करें, और समझ में ना आ रहा हो तब भी कर दें, जा ही क्या रहा है ना? अब कुछ फैक्ट हैं संविधान पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। उनमें क्या है? ब्रिटेन के संविधान को समस्त संविधानों की मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्त संविधानों की मां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो एक और क्वेश्चन, वो इस वजह से कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान का उदय ब्रिटेन में हुआ। क्लियर है ना? इस वजह से इसे विश्व के समस्त संविधानों की मां कहा जाता है। एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाएं। कथन में ये होगा कि विश्व के समस्त संविधानों की मां ब्रिटेन को कहा जाता है। कारण क्या होगा? कारण यही होगा कि सबसे पहले संविधान का उदय ब्रिटेन में हुआ, और हमने क्या कहा? ऐसा माना जाता था। अब माना क्यों जाता है? क्योंकि ये जो संविधान की व्यवस्था है सब अमेरिका और ब्रिटेन से ही आई है, जबकि रियलिटी ये थी कि हमारा भारत, अभी आपने एक पीछे हमारा वीडियो देखा होगा, ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, हड़प्पा और पाषाण काल। हड़प्पा में एक स्पेशल क्वालिटी थी, जिस समय ब्रिटेन नंगा घूमता था उस समय हम कपड़े पहनते थे। आप सोच सकते हो कि नियम कहाँ होंगे, लेकिन हमारे कुछ पूर्वजों की गलतियां कि हम गुलाम हो गए और मामला गड़बड़ हो गया। अन्यथा अब एक और, क्या विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आंसर होगा यूएसए। अब कैसे है ये? एक सम्मेलन हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद अमेरिका का संविधान बनाया गया, और ये 1787 में बना और 1789 में लागू हुआ। ओके, आपको ध्यान रखना ही होगा। क्या ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, किस सम्मेलन में बना? तब फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। ओके, कब बना? 1787। लागू कब हुआ? तो 1789 में। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। क्लियर है ना? सबसे छोटा लिखित संविधान किसका? तब आंसर होगा अमेरिका का। और सबसे बड़ा मित्रों तो हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका के राष्ट्रपति को विश्व का प्रथम नागरिक कहा जाता है। विश्व का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति को। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं? तब आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। क्लियर है ना? और एक कमेंट करके जल्दी से बताइए कि विश्व का वर्तमान में प्रथम नागरिक कौन है और भारत का प्रथम नागरिक कौन है। आपसे एक और क्वेश्चन कि जिले का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? आप कमेंट में बताइए अवश्य। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। अब हम ये देखें कि हमारे देश में जो संविधान बना, हमारे देश में आखिर उसकी क्वालिटी क्या है। संविधान में 3 तरीके का प्रावधान किया गया है। किस किस के लिए? राज्य के लिए, सरकार और व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए ये दोनों काम करते हैं, और पॉलिटी के हिसाब से व्यक्ति में महिला और पुरुष सभी आते हैं। ओके, तो व्यक्ति के लिए राज्य भी काम करता है और सरकार भी काम करती है। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राज्य के कितने अनिवार्य तत्व हैं? तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। एक क्षेत्रफल, दूसरा
जनसंख्या। तीसरा सॉवरेनिटी, संप्रभुता। और चौथा सरकार या शासन। तो राज्य के कितने अनिवार्य तत्व हैं मित्रों? राज्य के, तो अभी हमने क्या देखा कि राज्य के कितने अनिवार्य तत्व हैं? राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। क्लियर है ना? तो अब यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है कि निम्न में से कौन सा अनिवार्य तत्व नहीं है? तो जो भी इनको छोड़कर नहीं होंगे वो नहीं है। कौन कौन से? एरिया, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट। ओके, अब एक और पॉइंट आता है कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? राष्ट्र जिसे हम नेशन कहते हैं, क्या अंतर है? तो जब राज्य में राज्य के प्रति नैतिक लगाव जुड़ जाता है, कैसा लगाव? नैतिक लगाव, तब उसे हम राष्ट्र या नेशन कहते हैं। क्लियर? जैसे हम राज्य की बात करें तो अभी SBI बैंक निश्चित है राज्य होगा, हमारा यूपी MP राज्य है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हम यूपी के लिए मर सकते हैं, हम राजस्थान के लिए मर सकते हैं। हम कहते हैं कि आई लव इंडिया और मैं इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये हम नहीं, सभी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रति नैतिक लगाव होता है। तो इतना क्लियर? बिल्कुल। अब आगे देखेंगे हम सरकार के बारे में। सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के भी 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका, नाम से ही लग रहा, विधि, नियम कानून को बनाने का निकाय या नियम एवं कानूनों को बनाने वाला एजेंसी क्या कहलाता है? वो विधायिका कहलाता है। क्लियर है ना? विधायिका के अनुसार जो कार्य करे, जो हमारे देश को चलाए, वह है कार्यपालिका। ओके, फिर न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य है विधायिका द्वारा बनाई गई विधि तथा कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य क्या संविधान के तहत है या नहीं। यदि है तो बढ़िया बात है, और नहीं है तो उस पर अपना कमेंट करना, उस पर अपना जजमेंट देना कि आप न्यायपालिका या संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करें। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान से परे, संविधान से ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं है। यहाँ क्लियर है ना? न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य विधायिका द्वारा बनाई गई विधि तथा कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य क्या संविधान के तहत है या नहीं, इस बात की जांच करना। ओके, क्लियर है ना? अब विधायिका और इन सब के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी 2 तरीके का प्रावधान है, एक राज्य लेवल पर और केंद्र लेवल पर। यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में राज्य विधानमंडल, ओके, और केंद्र की बात करें तो केंद्र में हम इसे संसद कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हम इसे संसद कहते हैं। कहां पर? केंद्र में। ओके, और केंद्र की बात करें तो इस विधायिका के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कितने अंग हैं संसद के या विधायिका के? या क्लियर है ना? तो कितने अंग? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब पेपर में आ जाए कि सदन कितने हैं संसद के, तो सदन 2 हैं, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। अब पेपर में आए कि विधायिका के अंग कितने हैं? विधायिका के अंग 3 हैं और सदन 2 हैं। ओके, अब कार्यपालिका, इसमें PM, हम केंद्र की बात करें, PM और उसकी पूरी टीम, मंत्रिमंडल पूरा सभी किस में आता है मित्रों? तब वो आता है कार्यपालिका में। ओके, राज्य की बात करें तो राज्य में CM और उसकी टीम। न्यायपालिका, न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है जो नई दिल्ली में स्थित है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रत्येक राज्य में लगभग
एक कम से कम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है, और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। कैसे न्यायालय मित्रों? अधीनस्थ न्यायालय। क्लियर? बिल्कुल। कोर्ट, इधर कार्यपालिका और विधायिका। हमारी जो वास्तविक सरकार होती है, वास्तविक सरकार यही होती है, क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका को ही हम अपनी वास्तविक सरकार कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर हम आपको वो दें जो आपको ज़रूरत है, और ये भी प्रयास रहेगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम सिविल लेवल तक का इस वीडियो के बाहर ना छूटे, लेकिन एक समझ को बेहतर विकसित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप बेहतर से बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं इसका एक शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए। हमारा पूरा PDF आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम कीर्ति कैंपस से जुड़ सकते हो, और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन कीर्ति कैंपस डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हमारा पूरा मटेरियल दिया हुआ है। क्लियर है ना? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।